नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरीके से। और अब हम क्यों हंस रहे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। इन्होंने छेड़ दिया मुझे प्रोग्राम में भी एंटर करते करते विजय जी ने अभी। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो बात क्या है। हाँ, की आदत पुरानी है। खैर, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और आज देखिए बहुत सारी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन खबरों से पहले आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। आप भी कहेंगे सारा मीडिया ये जो है लगा हुआ था 20 दिन से, योगी जी और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में क्या है, कुछ मीटिंग में नहीं आते हैं ये, योगी जी बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं। वो देख लीजिए सामने बैठे तीनों एक साथ। आज किसका असर है फिर ये? अभी अभी सब दिल्ली में होके आए हैं ना, तो हो सकता है उसी का असर हो। अब आज विधानमंडल की बैठक थी, योगी जी ने बुलाई थी, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है आज से उत्तर प्रदेश में। तो उसमें शुरुआत में ये हुआ, एक तो पहले तीनों लोग जो है एक साथ मीडिया बाइट दिया, तीनों लोगों ने मीडिया को सामने बयान दिया, और उसके बाद फिर अंदर जाकर के तीनों लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अब इस तस्वीर को लेकर के विपक्ष वाले भी मौज ले रहे हैं, सब लोग मौज ले रहे हैं। भाई यही तो देखना चाह रहे थे सब कि ये होगा भी कि नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार में हालात क्या हैं। तो अब हालात कुछ संभले संभले से तो दिखाई दे रहे हैं। कब तक के लिए ये हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि युद्ध थम गया है, फिलहाल सीज फायर है, ऐसा लग रहा है। योगी जी बोले तो कोई भी नहीं, तीनों में से बहुत ज्यादा इस पूरे प्रकरण के बीच में दिखाई नहीं देते थे एक साथ। अब आपको तीनों लोग एक साथ दिखाई देना। ये बोले क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव ने अपनी जगह पर किसको जो है लीडर ऑपोजिशन बनाया है विधानसभा के अंदर, उसको लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है। माता प्रसाद पांडे बड़े वयोवृद्ध नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, 80 साल से ऊपर की उम्र है, ब्राह्मण नेता हैं। अखिलेश यादव ने अब एक ब्राह्मण को जो है विपक्ष का नेता बना दिया। वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा चल रही है कि ये कुछ ब्राह्मणों से नाराजगी कम करने या ब्राह्मणों को साधने की अखिलेश यादव की कोशिश के तौर पर देखें, या अपनी पार्टी के अंदर झगड़ा ना लगे कि भाई किसको बनाएं। अब पीडीए इतना कर दिया है तो कोई पीडीए में से ही देना पड़ता। अभी पल्लवी पटेल आपको याद है ना, यही कह करके उन्होंने राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था तो तब बड़ी नाराजगी उन्होंने अपनी व्यक्त की थी कि पीडीए कहाँ गया। तो इस बार उन्होंने कोई झगड़ा ही ना हो, बच्चन और रंजन का जिक्र किया। हाँ, तो अब उन्होंने इस बार जो है ब्राह्मण को ही बना दिया कि भाई सपा में ब्राह्मण को बना दो, कोई और विवाद ही नहीं करेगा, ना कोई मुसलमान बोलेगा, ना कोई दलित बोलेगा, ना कोई ओबीसी बोलेगा। तो उन्होंने भी अपना झगड़ा निपटाया, ऐसा लगता है। इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य बहुत मजे ले रहे हैं। कहाँ गया भाई तुम्हारा पीडीए, वो भी पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से। इसकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास ये है कि अयोध्या को लेकर के जितना शोर इस चुनाव में हुआ, अयोध्या हार गई बीजेपी, अयोध्या हार गई, फैजाबाद लोकसभा सीट है वैसे वो, लेकिन ये हुआ कि अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गई। अब जो वहां से सांसद चुनकर के आए समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी, वो अब चूंकि सांसद हो गए, विधायक थे पहले, उनकी जो विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, उस पर भी उपचुनाव होना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे तीर कमान वहां लगा दिए हैं। कुछ हो जाए ये सीट तो अब जीतनी है। बाकी 9 सीट उपचुनाव की एक तरफ, ये मिल्कीपुर की सीट एक तरफ, जहां से सांसद चुन के गया है फैजाबाद का, वो सीट हमें जीतनी है। ये भाजपा ने ठान लिया है। 3-3 मंत्री वहां पर लगा रखे हैं। वो भी मैं आपको तस्वीरें उसकी भी दिखाऊंगा। बुलडोजर एक्शन चल रहा है बनारस में, ताबड़तोड़ होटल ढाए जा रहे हैं। अब भी कहेंगे होटल ढाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होटल ढाए जा रहे हैं, 5-5 मंजिल के होटल ढाए जा रहे हैं। 90-90 कमरे के होटल थे, सब ढा दिए गए। और वहां भी कलेश हो गया, मुसलमान हिंदू मुसलमान वहां भी हो गया। होटल का जो मालिक है मुसलमान है, वो कह रहा है मुसलमान मेरा होटल इसलिए तोड़ रहे हैं, योगी जी बुलडोजर इसलिए इस पर चलवा रहे हैं। वो कहानी क्या है, वहां की एग्जैक्ट कहानी क्या है, पूरी कहानी वो भी आपको जाननी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी खबरें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और फिर तस्वीर लगा दीजिए, फिर वही अपनी योगी जी, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वाली, क्या कहलाता है रिश्ता। ये तो मतलब गजब ही हो रहा है। तो लग ही नहीं रहा कि कभी कुछ हुआ ही था। हर्षवर्धन जी, नहीं तो कहाँ हुआ था। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी परिणति यही होनी थी, और कुछ भ्रम राजनेताओं के मन मस्तिष्क में समय समय पर आते हैं। कुछ अवसर उनको मिलता है और उस अवसर पर उनको कोशिश करनी चाहिए। हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि जो काम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने किया था वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक उसकी प्रक्रिया है कि अगर अनुशासनहीनता होती है तो उसको किस तरह से, क्या मतलब दंड जैसा शब्द तो नहीं होता है, लेकिन कैसे उसका सुधार करें, कैसे उसको क्या, तो वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। ये भी स्पष्ट दिखा कि जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई
तो उप मुख्यमंत्रियों में अकेले देवेंद्र फडणवीस थे जो कुर्सी पर बैठे थे आगे। वो भी चित्र लगाना चाहिए, पूरा वाला चित्र, तो थोड़ा तस्वीर समझ में आएगी। बड़ा तेज चैनल है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री में से कुर्सी पर बैठे। बारीक बात पकड़ी बारीक बात है। और ये जो दोनों लोग हैं किनारे में खड़े थे, उप मुख्यमंत्रियों में लाइन में भी सबसे साइड में किनारे में खड़े थे। और कल मैं जब उसको मैंने देखा तो मैंने ये लिखा भी था कि कभी कभी जो है ना, जरूरी नहीं कि सब बहुत मेहनत करनी पड़े, आप चित्र को भी थोड़ा जूम कर दीजिए तो सब पता चल जाता है। तो योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, ये भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट जेन लीडर हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बार बार लोग पूछते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी के बाद कौन, किसकी क्या स्थिति दिखेगी, तो भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये चमकते हुए सितारे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, और भले किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हों, लेकिन उनका स्थान मुख्यमंत्री वाला है और बड़े मुख्यमंत्री वाला है। तो ये जहां तक इन दोनों लोगों की बात रही, इनको भी ये स्पष्टता से पता चल गया। इन्होंने जहां जहां हाथ पांव मारे थे, वो सारे हाथ पांव मारना बड़ा साफ साफ इनको बता दिया गया कि संगठन से बड़ा कोई नहीं, उप मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा था ना, संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो संगठन से बड़ा कोई नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। और संगठन की ये जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो मैंडेट मिला है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ आप काम करिए, यही आपका मैंडेट है। तो मुझे इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य उस दौरान हो रहा था जब उस वक्त कुछ कुछ चीजें आ रही थी, कुछ निकल आ रहा था कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं हमेशा मानता था कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन कोशिश जो थी वो सफल। इतना नजदीक बैठ गए ना तीनों, तो मेरे को याद आ गया, आपने चुंबक से खेला है कभी? चुंबक से खेला है कभी आपने? चुंबक का अगर नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो ऐसे चिपकते हैं जाकर के आपस में, उल्टा जोड़ देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे तो ऐसे दूर हो जाता है। ये कौन सी मुद्रा में है तीनों, विजय जी? अब तो हो गया होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है। देखिए, जो बात हुई, अब ये जो सीज फायर हुआ है और ये कहा गया कि संगठन सरकार से बड़ा है, फिर हर्ष जी ने कहा कि संगठन जो है से बड़े उप मुख्यमंत्री भी नहीं है। ठीक है बात। कल समीर जी ने भी कहा ही था कि भाई पार्टी ने ये साफ कर दिया कि कोई बड़ा नहीं है और सबको रहना पड़ेगा और कोई जरूरी नहीं है। फॉल इन लाइन। लेकिन फॉल इन लाइन के बाद यदि ये अनुशासनहीनता है तो क्या कोई कार्रवाई हुई है? इसका मतलब सब जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि सब जरूरी है। सबका साथ रहना, सबको साथ रखना, ये भी जरूरी है। ये पार्टी का, और जो भी लोग फैसला कर रहे हैं उनका एक मैसेज ये भी है। मुख्यमंत्री की जगह है, लेकिन जो लोग उप मुख्यमंत्री हैं या नाराज हैं, वो भी जरूरी है। उनके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो आपने मान लिया कि अब एक्शन नहीं होने वाला है? नहीं, एक्शन होना है, जो भी होना है। यदि सीज फायर है, आज की तारीख में नहीं हुआ ना, कल तो क्या होना है, कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो पता नहीं ना। आज का जो मैसेज है वो तो ये है कि सब लोग जरूरी है। यदि एक्शन लेना था तो आज एक्शन लिया जा सकता था कि भाई क्या होना है। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी इस समय एक द्वंद्व में फंसी हुई है। द्वंद्व क्या है कि योगी आदित्यनाथ सबसे पॉपुलर लीडर है, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्व का चेहरा है, और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी की पॉलिटिक्स के चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो अब द्वंद्व ये है कि क्या वो सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे के साथ जाए, या जब ये भी कोई मतलब, ये इसमें कोई दम है इस तर्क में कि ओबीसी चेहरा है बीजेपी का? मतलब चेहरा आप नहीं मानते? नहीं, चेहरा होते तो फिर कुछ डिलीवर भी करते ना। नहीं, चेहरा नहीं होते तो फिर हटाते थे ना आप। ये भी तो है इसका मतलब। अगर वो चेहरा नहीं है, अगर उनमें ताकत नहीं है, तो उनको क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मतलब यदि आप ये समझ रहे हो कि पिछले 1.5 महीने से कुछ हुआ ही नहीं था और आज तो बहुत आराम हो गया, अब ये तीनों लोग बैठ गए हैं तो सारा का सारा मामला सुलट गया, ऐसा तो है नहीं ना। ये तो मनभेद तक पहुंच गई थी बात, जो भारतीय जनता पार्टी में और संघ में कहा जाता है कि मनभेद और मतभेद तक चल सकता है। मुझे लगता है 1.5 महीने में मतभेद मनभेद में बदल जाते हैं, और मनभेद एक साथ सीट पर बैठकर खत्म नहीं होते। तो ये सीज फायर जितना आप कह रहे हैं उतना सीज फायर है, उतना ही। अवधेश जी भी आ गए। अवधेश जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। धन्यवाद। तक पहुंच गई थी, मनभेद तक आ गई बात, कह रहे हैं? नहीं पहुंच नहीं गई थी, है ये है। इसको जरा आप स्थायी मनभेद के बाद की अवस्था क्या तो होती फिर है? तो कुछ होता नहीं है। मनभेद के बाद की अवस्था राजनीति में ही स्थायी बनाती है। क्या स्थायी बनाती है? आपको अपनी स्थिति का पता चलता है। मनभेद है लेकिन स्थिति हमारी ये है, इससे आगे नहीं जा सकते। और ये पहले भी 3 दिन पहले भी मैंने कहा था, पुनः कह रहा हूं, स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है ना भाई कि सोनिया गांधी राहुल गांधी एक निर्णय ले लेंगे। यहां एक तरह का निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कुछ लोग कभी शक्तिशाली दिखते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कोई एक व्यक्ति निर्णय ले लेगा और सब खत्म हो जाएगा, किसी एक के साथ खड़े होकर उसके इशारे पे कोई कुछ कर देगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो दिख रहा है। क्या मन में आया आपकी तस्वीर देख करके? देखिए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने दोनों को मैसेज कर दिया होगा कि भाई मिलकर चलना है, साथ में बढ़ना है, किसी एक का पक्ष लिया नहीं जाएगा, कोई एक दूसरे पक्ष को निपटाने के ना सोचे, सब साथ के चले। ये पार्टी ने बहुत साफ कर दिया होगा। और विजय संतोष के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक में भी बहुत क्लियर कर दी गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके से हुआ है। और कोई केशव प्रसाद ने ने कोई बहुत बड़ी अनुशासनहीनता भी नहीं किए, योगी के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान उन्होंने नहीं दिया, पार्टी के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान उन्होंने दिया नहीं है। उन्होंने रिएक्ट जरूर किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये बात सही है, ये पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है लंबे समय से कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और संगठन मजबूत होगा तो सरकार लौटेगी। उन्होंने अपनी बात रखी चुनाव को लेकर, उसको इस तरीके से भी ज्यादा प्रदर्शित किया गया कि वो एक अनुशासनहीनता कर रहे हैं। योगी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ऐसा भी नहीं रहा कि योगी की तरफ से कोई बयान आया हो कि जिसमें केशव प्रसाद को छोटा बताने की कोशिश की गई हो या ये बताने की कोशिश की गई हो कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। तो आप तो कह रहे हैं हम ही ने तिल का ताड़ बना दिया जैसे। नहीं, बात उभरी थी, वो बैठक में नहीं जा रही थी, ये हुआ था। लेकिन इतनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी थी कि पार्टी को कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चीजों को ले रही थी तो डैमेज पार्टी ने कंट्रोल नहीं किया। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि हर राज्य में रहा है। अब देखो, राजस्थान में वसुंधरा राजे थी तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया थे, नहीं पड़ती थी वसुंधरा राजे की सतीश पूनिया के साथ। मध्य प्रदेश में उदाहरण रहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को बनाया गया था, नहीं सुनते थे शिवराज सिंह चौहान। विनय सहस्त्रबुद्धे को कहना पड़ा पार्टी से कि मैं मुझे प्रभारी पद से हटा दीजिए, मैं मध्य प्रदेश देखना नहीं चाहता हूं। अच्छा, तो ऐसा कई राज्यों के अंदर रहा है, ऐसा गुजरात में भी रहा है। जब यूपी है तो नजर ज्यादा रहती है, योगी है तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी फ्लेवर है, फ्लेवर। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यूपी का क्या महत्व है। अगर यूपी आपका कमजोर होगा तो केंद्र आपका कमजोर होगा। आज यूपी आपका कमजोर हुआ है, इसके कारण आपका केंद्र कमजोर हो चुका है, वरना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हो। और यूपी में इतने संघर्ष के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत बन रही है लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, तो अब इस स्टेज पर जाकर भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश नहीं करेगी कि अब वापिस लौटकर वो दौर आ जाए कल्याण सिंह वाला कि पार्टी फिर बिखर जाए, फिर टूट जाए, या पार्टी के अंदर इतना मतभेद उत्पन्न हो जाए कि पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव हार जाए। तो लोकसभा मन में चाहे किसी के कुछ भी हो, लेकिन सब यूपी ये चाहते हैं कि यूपी अपना सेफ रहे, बना रहे। संदेश बहुत क्लियर है, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोच्च है, पार्टी की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर कोई भी हो। तो सबको दायरे में रहना है, पार्टी के लिए काम करना है। अवधेश जी, ये तुम आए बाहर आए टाइप मूवमेंट जो आप बनाए आज यूपी में, नहीं, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, ये हम इस दौर में भी देखे हैं। देखिए, पार्टी कोई भी जो आवाज उठी है उत्तर प्रदेश से, केंद्रीय नेतृत्व ये देखता है कि जो कुछ भी आवाज है उसमें वास्तविकता सच्चाई है या नहीं, वो भविष्य को लेके पार्टी के हित में है या पार्टी के विपरीत है, क्या उन आवाज से पार्टी में आंतरिक रिफॉर्म की बात हो रही है। तो ऐसे निर्णय नहीं होता है। अगर इन लोगों ने ऐसे विषय उठाए होते जो पार्टी विरुद्ध होती या पार्टी के हित में नहीं होती, जिसमें फैक्ट्स तथ्य नहीं होते, तो पार्टी कार्रवाई कर सकती थी। अच्छा, कुछ चीजें दोनों ओर से ही हो जो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। अगर केशव प्रसाद मौर्य कुछ लोगों से मिल रहे थे तो जोगी जी भी कैमरे बुला करके जिन लोगों की तस्वीरें बाहर भेज रहे थे वो भी एक प्रकार से वो उसी प्रकार को दिखाना था जैसे पल्लवी पटेल को आपने बुला के उसका पूरा हमारे आपके सामने आया, तो वो भी तो उनका भी तो एक व्यंग और कटाक्ष होता है ना कि हम भी कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे थे, वो भी एक इशारे में अपने तरीके से सब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश का मुद्दा यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर चुनावी प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी तो इतना बुरा प्रदर्शन क्यों हुआ? उस पर सब नेताओं को अपनी बात रखने का फोरम पर अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि संगठन की समीक्षा के बजाय अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा जो हो रही है, वो पार्टी में मुख्यमंत्री को भी अधिकार है करने का, लेकिन उसमें अगर संगठन के अध्यक्ष नहीं रहे, संगठन महामंत्री उसमें नहीं हो, तो थोड़ा सा वो लगता है कि ये क्या हो रहा है। सर, वो इसीलिए ना, क्योंकि अगर एक धड़ा आपकी सरकार का और पार्टी का आप ही के सर पे सब कुछ फोड़ देना चाह रहा है कि भी आप ही की वजह से हुआ जो हुआ, तो फिर वो भी अपनी स्टॉक टेकिंग करेंगे ना। नहीं, स्टॉक टेकिंग लेकिन नहीं, स्टॉक टेकिंग करेंगे आप, संगठन समीक्षा संगठन की बजाय केवल सरकार के हेड करने लगेंगे। लीडरशिप उनके हाथ में है, संगठन का लीडरशिप। दूसरा यह है, मैंने पहले भी उठाया था, जो मुद्दे ये थे कि योगी जी ने भी तो कुछ किया ना इन लोगों को।
कि 18 मंडल की बैठक होती है, आपने 17 में बुलाया ही नहीं, 18वें में जब आपका एरिया है तो आपको बुला रहे हैं, तो समस्या ये तो आप आखिरी चैप्टर बता रहे हैं, इससे आखिरी पीछे क्या है आखिरी इसके? चैप्टर आया, ये तो अभी देखा नहीं, ना तो हमने। आखिर शुरुआत तो पहले से हुई होगी, वही जब तो। पहले समीक्षा की बैठक हुई है उसमें आप नहीं बुला रहे हैं, तो ये भी तो कुछ दिखा रहे हैं। तो ये दोनों ओर से हुआ है, ठीक है। जो मनभेद तो है ही है, लेकिन उस मनभेद के ठोस कारण है, उन कारणों का निदान आवश्यक है। मेरी दृष्टि में उन कारणों का निदान अभी तक नहीं हुआ है, उसकी कोशिश जरूर हो रही है, भविष्य में शायद उसका निदान करने की कोशिश हो, कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अध्यक्ष की घोषणा तक तो कुछ विशेष होना नहीं है, लेकिन पहले संगठन में बदलाव के तौर पर जो एक कार्यकारी अध्यक्ष का मैं सुन रहा हूं, कभी एक कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के कार्यकारी हाँ, घोषणा होगी, और वो शायद धर्मेंद्र प्रधान जी हो सकते हैं, जो अभी तक की जानकारी है, भविष्य का तो अभी मैं नहीं कहूंगा। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगर वो होता है, उसके बाद तो फिर संगठन के स्तर पर जब बदलाव होने लगेगा तो कुछ दिखाई चलिए, तो देगा। मतलब अभी तो जैसा पहले बात हुई, सीज फायर ही है ये। अब आगे तो हमने देखिए कहा आगे कि क्या होता है। ceasefire ही है ये। और रामायण महाभारत में दिखाते थे ना, शाम हो गई तो शंख बज जाता है, फिर सब अपने अपने लेकिन उसमें खेमों में एक आ जाते हैं ना। नहीं, आप ये फिर गंभीर बात करें, जब शाम हो जाती है तो युद्ध रुक जाता था, लेकिन सर, अगले फायर दिन हो की तब सुबह ना की सीज। रणनीति बनती थी। नहीं सौरभ जी, फायर होगा तब ना सीज, ये फायर नहीं है, ये तो एक मंथन फ्लावर की है। प्रक्रिया है, जो मीडिया को लग रहा है कि बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत डेमोक्रेटिक आदमी है। ये मंथन की एक प्रक्रिया है, पार्टी के अंदर, पार्टी के हित में, भले उसमें अपना भी कुछ आप कह रहे हैं तो मैं राजनीतिक मान भविष्य लेता था। हूँ, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, ठीक है। वैसे भी बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज तक पिछले 40 साल में कोई अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, कोई प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, किसी तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ, और पार्टी के जो फैसले हैं वो Very केंद्रीय democratic. आला कमान है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी वेरी है। डेमोक्रेटिक, वेरी ठीक है, मानते हैं। अब जरा अखिलेश यादव की बात कर ले। उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को, एक ब्राह्मण बहुत सीनियर लीडर को, उन्होंने अपनी जगह पर नेता विपक्ष बना दिया है। अब इसको लेकर केशव जी भी बोले, भाई कहाँ है तुम्हारा पीडीए। अच्छा, ये भी समीक्षा, इस विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने वही पीडीए के झगड़े से बचने के लिए ही ब्राह्मण को बना दिया क्या, या पीडीए में पिछड़ा, दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, अब ए फॉर अगड़ा भी हो गया है। तो क्या है इसके पीछे का राज, हर्षवर्धन जी? ब्राह्मणों की याद क्यों आई? देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली तो ये कि जो हम लोगों को भूल गया है वो याद रहे, शिवपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं। इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, अपने खून पसीने से सींचा है अगर किसी ने मुलायम सिंह यादव के बाद, तो वो शिवपाल यादव। रामगोपाल जी तो ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अखिलेश के बहुत नज़दीक हैं, तो इसलिए बस उनकी उतनी ही भूमिका है। पार्टी में और कोई नेता नहीं है, और जितने लोग हैं ये सब उतनी ही वैल्यू रखते हैं कि आज अगर कल तक मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव की कृपा में है तो वो बड़े नेता है, नहीं तो नहीं है। शिवपाल यादव को आज भी लगता है कि उनको उनका अधिकार नहीं मिला। वो ये मानते हैं कि उनकी जो हैसियत होनी चाहिए थी वो नहीं रही। आजम खान रहे नहीं, आजम खान जेल ही में है। तो एक तरह से कहें, अब अखिलेश के पास वो ताकत आ गई है जिसको वो जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। शिवपाल अपनी पार्टी बनाकर एक तरह से अंदाजा लगा चुके हैं। उस समय एक बार भाजपा में भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, और एक तरह से कहें कि बात रह गई। अब वो पीडीए जब कर रहे थे तो किसी को भी और बनाते और शिवपाल को नहीं बनाते तो उनके लिए संकट था। फिर उनको एक, जिसको कहते हैं ना कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उनको ये लगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है। अब जैसे बलिया की जो सीट उन्होंने जीती, वो दिख रहा है कि ब्राह्मण मतदाता वहां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के चला गया। नीरज शेखर को टिकट नहीं देना चाहिए था, ये हम पहले भी बोल रहे थे, मतलब हारने के बाद नहीं बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे, तो इसलिए इसको कह सकते हैं। ऐसी ढेर सारी जगहें हैं जहां कांग्रेस सपा गठजोड़ के साथ ब्राह्मण चला गया, कई सीटों पर चला गया। अखिलेश को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है। उन्होंने अभी इस इलेक्शन में, हाँ, इस इलेक्शन लोकसभा ब्राह्मण सपा के साथ गया है? बिल्कुल बिल्कुल गया है। मैं मतलब बलिया सीट का तो नाम ले जा रहा हूं, ऐसे कई सीटें हैं जहां गया हुआ। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, ये कह देना कि सिर्फ पिछड़े चले गए हैं। 5% वोट, क्योंकि अभी भी 80% से ऊपर ब्राह्मण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन कुछ सीटों पर वो गए हैं। बलिया में दिया है सनातन पांडे को टिकट, तभी तो वो जीत के आ गया ना, ऐसे थोड़ी ना हुआ। ये जो हमारे यहाँ की सीट है, इलाहाबाद की सीट, जो जमुना पार वाले ब्राह्मण हैं उन्होंने दिया है, मेजा मांडा वालों ने कुछ, सबने नहीं दिया, लेकिन कुछ ने दिया। तो ये अखिलेश को एक अपॉर्चुनिटी दिखता है, और उनको ये भी लग रहा है कि जो मुलायम सिंह किया करते थे कि एक समय में जनेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह, ऐसे बड़े बड़े उनके आसपास लोग हुआ करते थे, तो उस तरफ जाने की एक कोशिश है। लेकिन क्या माता प्रसाद पांडे जो अपनी आयु के उस पड़ाव पर हैं जहां उनको
कई बार उनके ऊपर भी आया कि कुछ भी बोल जाते हैं। अभी बड़ा ऑडियो वायरल है। अब वो कितना सही कितना गलत, बड़ा अभद्र उसमें टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अपने समीकरण में वो उनको लगता है। अब शिवपाल यादव क्या इसको एकदम से चुपचाप पी जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पर लेकिन अखिलेश यादव ने स्मार्ट पॉलिटिक्स समझदारी की राजनीति, मैं तो कह रहा हूं ना, क्राइसिस में भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और देखिए केशव जी इतने बड़े नेता हैं, उनके तंज कसने का तरीका भी देखिए। वो कह रहे आप कहे तो रहे पीडीए की राजनीति आपने ब्राह्मण को बना दिया। अब ये भी आप सोचिए कहां ले जाना चाह रहे हैं। मतलब केशव जी बड़े समझदार नेता हैं, हम तो उनको विश्व हिंदू परिषद के समय से जानते हैं। तो लेकिन इस तरह से तो ये डेस्परेशन में होता है, जब आपको लगता है कि नहीं मेरी कही हुई बात कहीं चले, कहीं लोग उसको देखें, तो इसलिए आप रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो शायद वो भी एक वजह है कि जो वो रिएक्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वो एंटी ब्राह्मण स्टेटमेंट है। ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिहाज से अच्छी बात नहीं। ये आपदा में अवसर है या बीजेपी मतलब के लिए अच्छा नहीं आपदा है अभी अखिलेश जी के लिए? नहीं, ऐसा है कि अखिलेश जी इस समय उनको लग गया है कि बहुत कुछ चुनाव जीतने के लिए करने की विपक्ष की तरह सरकार को घेरो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 4 चुनाव के बाद इस बार जो उनको सफलता मिली है, उनको लगता है कि हमने कास्ट इक्वेशन बनाया है और इस कास्ट को कंसोलिडेट करेंगे तो हो जाएगा। और वो कुछ बीजेपी के कारण से वो हुआ है, इसलिए उन्होंने किया है। दूसरा जो ये बता रहे हैं तो उसमें क्या है कि हर्षवर्धन जी कि समाजवादियों के बीच में बहुत रहा हूं, ये आम भाषा है उनके अंदर। शरीर के अंग प्रत्यंग का नाम लेना, एक दूसरे को बेवकूफ कहना। मैं लंबे समय से सभी विचारधारा के लोगों के साथ काम करता रहा हूं और वो नहीं वहां अस्वीकार नहीं है। वो समाजवादियों के बीच वो तो कम है। आपको हम लोग भी कई बार सुने हैं, जो पहले हमको दिक्कत होती थी, तो ये वहां स्वीकार है, वहां की भाषा है ये आपस में। ये लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि अवधेश जी वो मतलब अगर ऑडियो वायरल जो है वो सही है तो किसी महिला के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अगर वो सही, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आजकल वायरल होता है। चलिए अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो चीज हम सुना नहीं सकते और व्यूअर्स ने शायद सुनी ना, उस पर क्या बात करनी। उससे क्या है कि पुराने समाजवादियों का जो ईडीएम्स है ना, उसका एक प्रेजेंटेशन उसको छोड़िए, गलत है। वो ये जो पॉलिटिक्स क्या है अखिलेश यादव की? नहीं, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स ये है कि अब ब्राह्मण वोट जो 8 से 10% है उसको कंसोलिडेट करो आगामी चुनाव की दृष्टि से। अच्छा। और संसद के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़े बहुत असंतोष विधायकों में दिख रहा हो, अगर इस कास्ट के लोग हैं तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाए भविष्य के चुनाव में कि जिनको टिकट न मिले वो हमारी ओर रहे। ये बिल्कुल एक साफ साफ नीति उसमें दिखाई दे रही है उनकी। लेकिन जो ये बता रहे हैं, देखिए शिवपाल जी ने अलग पार्टी बनाई। हम लोगों के शिवपाल जी से हमारे बहुत पुराने कांटेक्ट है। सच ये है कि इस समय अगर कोई समाजवाद को धरातल पर थोड़ा बहुत जानता है, उसकी भाषा बोलता है, जो मुहावरे बचे हुए हैं, तो शिवपाल यादव के पास है। लेकिन अब परिवार का इतना दबाव मिलना थोड़े चाहते थे, लेकिन अब बेटा है, परिवार है, उसको चुनाव लड़ना है, लगातार हार रहे हैं। शिवपाल जी को प्रॉब्लम होगी कि उनको नहीं बनाया, इनको बना दिया? प्रॉब्लम क्या होगी? ये शिवपाल जी के लिए सहन करना कठिन है। वो किसी प्रकार से खून का घूंट पी के रह रहे होंगे, जिसको बोलते हैं शिव खून। हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं वो खून का घूंट पी करके रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारा पैसा तो उधर है, तो मैं उम्मीदवार कहां से लड़ाऊं? अब आप ऐसी बातें फिर जो है फिर हो जाएंगी यहाँ पर कि आपकी पैसा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे शिवपाल जी के पास क्या? हाँ सर, देखिए शिवपाल जी ने तो कई बार खून का घूंट पिया होगा। था 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने खून का घूंट पिया होगा, कि उन्हें लग रहा होगा कि भाई मैं इतना नेता रहा हूं, मैंने नेताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा बनाया है, तो मेरा भी हक बनता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसके बाद जब अखिलेश यादव पूरी पार्टी लेकर चले गए उनके भाई के रहते, मुलायम सिंह के रहते, उस समय भी उन्होंने खून का घूंट पिया होगा। हालांकि मुलायम का साथ दिया, वो अखिलेश को रोक नहीं पाए, अखिलेश पार्टी ले गए। अब उसके बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उनको पार्टी में उस हिसाब से जनता का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भी दरवाजा भी खटखटाए थे अपने तरीके से। एक ऑप्शन देखा था कि क्या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, या मैं भारतीय जनता पार्टी में जाता हूं तो मेरा क्या भविष्य हो सकता है। उन्होंने वो सारे ऑप्शन देखे। जब उन्हें समझ में आया कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ मिलना है घर पर ही मिलना है, तो आखिरी में वो घर पर लौट कर आया। उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक के बाहर वो निकल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि शिवपाल यादव अलग चले गए तो पूरा अखिलेश का यादव वोट बैंक लेके चले जाएंगे। अपने बेटे को वो के राजनीति में भविष्य की देखनी थी और खुद चुनाव लड़के देख चुके थे। वो चुनाव हार गए थे, हालांकि ठीक है उन्होंने राम गोपाल वर्मा के बेटे को भी चुनाव हरवा दिया था, 90,000 के करीब वोट ले गए थे। हाँ, राम गोपाल यादव के बेटे को हरा दिया था। महाराष्ट्र है ना?
तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको तकलीफ नहीं हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव 2007 में जो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की जो बात चली थी, वो कि try जिस कर रहे तरीके से वो ट्राई कर रहे हैं कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग करके जिससे सत्ता में आई थी, अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि मैं सोशल इंजीनियरिंग कर 2027 के चुनाव में आ सकता हूं। अब अगर फोकस सोशल अब इंजीनियरिंग अगर पर ये है। वो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास तो मायावती जी के एक्सपर्ट भी हैं, तो वो पता चल जाएगा वो उस वक्त कैसे हो गया था और क्या इस बार इनके केस हो जाएगा। लेकिन